नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ थी उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, पूरी किताब को हम कवर कर रहे थे नोट्स की फॉर्म में। अभी तक हम इस किताब के 400 से ज़्यादा पेजेस को कवर कर चुके हैं और 680 से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ से बना चुके हैं। आज हमारा ये 19वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी पार्ट्स को देख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ से, सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं। आज हम यहाँ पे जो उत्तराखंड का साहित्य इतिहास है उनसे रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे, लेखकों और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुमित्रानंदन पंत की अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो छायावादी काव्य इनके कौन कौन से हैं? देखिए, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की। उसके बाद ऑप्शनल है कि आप इसको याद रखें, छायावादी है या प्रगतिवादी है। ठीक है, तो छायावादी ये रचनाएं हैं। प्रगतिवादी की बात करें तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, ये सभी रचनाएं कैसी हैं? ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, सुमित्रानंदन पंत किस प्रकार के कवि थे? ये छायावादी कवि थे। ठीक है, इनके अगर हम नवचेतनावादी काव्य की बात करें तो इसके अंदर आती है इनकी वाणी, कला और बूढ़ा चांद, पौ फटने से पहले, काव्य रूपक और स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और उत्तरा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सबसे पहले आपको इन सभी रचनाओं के नाम याद होने चाहिए। आज की वीडियो में आपको बहुत सारी रचनाएं एक जगह पर देखने को मिलेंगी इंपॉर्टेंट राइटर्स की। आपको पता है हर एग्जाम के अंदर राइटर्स और उनकी रचनाएं पेपर में पूछी ज़रूर जाती हैं। ठीक है, तो ये रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत की। अगर हम पंत से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। कौसानी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था गोसाई दत्त या गुसें या सें भी इनको कहा जाता था कौसानी के अंदर। ठीक है, तो जन्म आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम इनको मिले पुरस्कारों की बात करें तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है किस रचना के लिए मिला? कला और बूढ़ा चांद। इसके अलावा 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 1968 में चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा क्या थी इनकी? देखिए, चिदम्बरा जो इनके ऊपर सारी हमने रचनाएं पढ़ी ना, जो हमने इनके विभिन्न काव्य पढ़े, तो उन सभी का संग्रह है चिदम्बरा। ठीक है, जो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनका संग्रह है चिदम्बरा। तो इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 के अंदर। ठीक है, इनके ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सुमित्रानंदन पंत ने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, संपादन किया था 1938 के अंदर। पत्रिका का नाम था रूपाभ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं डॉक्टर पिताम्बर दत्त बर्थवाल। प्रश्न क्या है? डॉक्टर पिताम्बर दत्त बर्थवाल किस वर्ष हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने थे? यानी कि हिंदी विषय को लेकर जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है उसे प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पिताम्बर दत्त बर्थवाल थे और 1933 में इनको यह उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनका जो शोध ग्रंथ है हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, ठीक है, इसको इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था जिसका नाम था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएटी। 1931 में इस ग्रंथ को इन्होंने लिखा था। बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब लिखा गया? 1931 में। तो ये रचना भी पेपर में पूछी जा चुकी है कि किसकी रचना है? पिताम्बर दत्त बर्थवाल की। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1901 में पाली गाँव पौड़ी में हुआ था, लैंसेडॉन के समीप ये पड़ता है। ठीक है, और इनकी अगर हम प्रमुख रचनाएं की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं पिताम्बर दत्त बर्थवाल की। कौन कौन सी हैं? कबीर ग्रंथावली, सीधा प्रश्न बनेगा आपको यहाँ से। कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? पिताम्बर दत्त बर्थवाल की। गोस्वामी तुलसीदास, इन्हीं की रचना है। हरिदास, कबीर और रैदास, इन तीनों की साखी यानी कि हरिदास की साखी, कबीर की साखी और रैदास की साखी किसकी रचना है? पिताम्बर दत्त बर्थवाल की। ठीक है, इसके अलावा प्राणायाम, विज्ञान और कला, ये भी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। गद्य सौरभ इंपॉर्टेंट है। गोरखवाणी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, गोरखों से क्वेश्चन बनते हैं। गोरखवाणी हो गया, पिछली बार खशकुरा भाषा से भी प्रश्न बना था, कल जब हमने सॉल्व पेपर किया था उसमें देखा था। ध्यान से आत्मचिकित्सा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। इसके अलावा सेवा सदन, सतसई सप्तक, रामचंद्रिका और रूपक रहस्य, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये पिताम्बर दत्त बर्थवाल की रचनाएं हैं। आपको ये सारी रचनाएं याद करनी हैं। आप इनके साथ इनको लिख सकते हैं। बाकी जब हम इनका व्यक्ति परिचय पढ़ेंगे तो इनके साथ हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। पूरे जो विभिन्न सोर्सेस जो भी फैक्ट होंगे उन सबको हम एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, जब हम व्यक्ति विशेष शुरू करेंगे।
अगला है हमारे लिए चंद्रकुंवर बर्थवाल के कविता संग्रहों का प्रकाशन किसने करवाया था। देखिए चंद्रकुंवर बर्थवाल इनके कविताओं का जो संग्रह है इसको प्रकाशित करवाया था। यह प्रश्न ऐसे भी बनता है कि चंद्रकुंवर बर्थवाल को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो यह है शंभू प्रसाद बहुगुणा को। इनके दोस्त थे और इनके कविता संग्रहों को इन्होंने ही प्रकाशित करवाया था। इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं चंद्रकुंवर बर्थवाल के, तो नागिनी, कंकड़ पत्थर, जीतू, गीत माधवी और पयस्विनी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, ये सभी रचनाएं हैं चंद्रकुंवर बर्थवाल की। ठीक है, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो 1919 में इनका जन्म होता है और 14 सितंबर 1947 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि केवल 28 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनको निराला के समान माना जाता है। तो प्रश्न बनता है किस कवि को निराला के समकक्ष रखा जाता है, तो वो रखा जाता है चंद्रकुंवर बर्थवाल को। ठीक है, अगर हम इनकी प्रसिद्ध कविता की बात करें तो प्रश्न बन सकता है काफल पाको, ये किसकी कविता है, तो यह भी किसकी रचना है, यह भी चंद्रकुंवर बर्थवाल की रचना है। इसके अलावा इनका एक अपना कविता संग्रह है जो इनके ही टाइम पे प्रकाशित हो गया था, उसका नाम था हिमवंत। तो हिमवंत कविता संग्रह किसका है, चंद्रकुंवर बर्थवाल का है और ये प्रकाशित कब हुआ, 1945 में ये प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इनसे याद रखनी है। अगले हमारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम क्या था, देखिए शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम था रमेश चंद्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें आंचलिक साहित्यकार या श्रमजीवी साहित्यकार भी माना जाता है। तो प्रश्न बन चुका है एक पेपर में एक बार कि इनमें से किस साहित्यकार को आंचलिक साहित्यकार कहा जाता है, वो है शैलेश मटियानी। अब हम इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले कहानी संग्रहों के अगर हम देखें तो मेरी 33 कहानियाँ किसकी रचना है, शैलेश मटियानी की। तीसरा सुख, जंगल में मंगल और सूखा सागर, ये रचनाएं किसकी हैं, ये सभी कहानियां हैं, कहानी संग्रह हैं, किसके हैं, शैलेश मटियानी के हैं। मैं फिर से कहूँगा, पहले आपको केवल रचनाएं याद करनी है, ये याद नहीं करना है कौन क्या चीज़ें हैं। जो बड़े लेखक हैं या जिनकी रचनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा एग्जाम में आती हैं, उनका आप ऐसे क्लासिफिकेशन करके पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले आपको केवल रचनाएँ पता होनी चाहिए, तो उसके बाद जाके आप आगे का जो वो है उसको आगे जाके पढ़ें। ठीक है, कि हमको पढ़ना है कि कौन क्या है। तो ये रचनाएं हैं, कहानी संग्रह हैं। अगर हम इनके लोक कथा संग्रहों की बात करें तो कुमाऊं की लोक कथाएं किसकी रचना है, शैलेश मटियानी की। अल्मोड़ा की लोक कथाएं, चंपावत की लोक कथाएं, तराई प्रदेश की लोक कथाएं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, किसी भी पेपर में आ सकता है कि कुमाऊं की लोक कथाएं किसकी रचना है, शैलेश मटियानी की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनके बाल साहित्य की बात करें तो चूहिया का दूल्हा, ठीक है, बिल्ली के बच्चे, योग संयोग और रानी गौरैया, ये किसकी रचनाएं हैं, ये सभी शैलेश मटियानी की रचनाएं हैं। ठीक है, इनके अगर हम संस्मरणों की बात करें तो लेखक की हैसियत से किसका संस्मरण है, शैलेश मटियानी का है। पर्वत से सागर तक, ये भी किसका है, ये भी इन्हीं का है। मुड़ मुड़ कर मत देख, ये भी किसका संस्मरण है, ये भी शैलेश मटियानी का है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं इनके उपन्यास के ऊपर। बोरीवली टू बोरीबंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, किसकी रचना है, शैलेश मटियानी की। कबूतर खाना इन्हीं की रचना है। चंद औरतों का शहर इन्हीं की रचना है। 52 नदियों का संगम और मुठभेड़, ये सभी रचनाएं, सभी जो उपन्यास हैं ये किसके हैं, शैलेश मटियानी के हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम इनके निबंध संग्रहों की बात करें तो कागज़ की नाव किसका है, इन्हीं का है। कभी कभार, यह भी इन्हीं का है। किसके राम कैसे राम, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेखक और संवेदना, ये भी किसकी है, शैलेश मटियानी की है। इसके अलावा इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, तो विकल्प पत्रिका और जनपक्ष पत्रिका। प्रश्न बन सकता है जनपक्ष पत्रिका का संपादन इनमें से किसने किया था, सही आंसर होगा शैलेश मटियानी। और इसके अलावा विकल्प पत्रिका। अगला प्रश्न है रस्किन बॉन्ड की प्रमुख रचनाएं। देखिए रस्किन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कौसाली में हुआ था। ठीक है, कसौली में हुआ था, हिमाचल प्रदेश के अंदर, और 1964 से ये मसूरी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो द रूम ऑन द रूफ, ये इनकी पहली रचना थी, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है आई थिंक, कि द रूम ऑन द रूफ, ये पूछा गया था कि रस्किन बॉन्ड की पहली रचना कौन सी है, तो वो है द रूम ऑन द रूफ। ये इनका पहला उपन्यास है, पहली रचना है। इसके अलावा अगर हम इनकी अदर रचनाओं को देखें तो अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये भी इनकी ही रचना है, और इसी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1992 के अंदर। तो दो बातें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी, एक कि रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, 1992 में, और किस रचना के लिए दिया गया, अवर
ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, और ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं कि इनमें से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है या इनमें से किसे व्यास सम्मान नहीं मिला है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको याद हो गया कि इस रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा द इंडियन गोस्ट किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। और ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है, रस्किन बॉन्ड की रचना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम इनके अवार्ड्स की बात करें तो 1999 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2014 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। ठीक है, अगले हमारे लिए महत्वपूर्ण है बल्लभ डोभाल। तो बल्लभ डोभाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, देखिए तिब्बत की बेटी और कैसे कैसे लोग किसकी रचना है, बल्लभ डोभाल की रचना है। जय जगदीश हरे किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। काव्य साधना और सैनिक ये भी किसकी रचना है, ये भी बल्लभ डोभाल की रचना है। इनमें से अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूं तो तिब्बत की बेटी, सैनिक और इसके अलावा कैसे कैसे लोग, ये तीनों आपको कम से कम याद रखना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। ठीक है, बाकी याद तो आपको सभी करने पड़ेंगे। और इसके अलावा एक और आखिरी रचना है इनकी काव्य स्वर्ग। ठीक है, तो ये भी किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। अगले हैं हमारे लिए अबोध बंधु बहुगुणा की प्रमुख रचनाएं। इनकी भी रचनाएं पेपर में पूछी जाती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भूमियाल। कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है कि भूमियाल किसकी रचना है, तो अबोध बंधु बहुगुणा की ये रचना है। इसके अलावा शैलवाणी, चक्रचाल और दग्ध हृदय ये भी किसकी रचना है, ये भी अबोध बंधु बहुगुणा की है। और तिड़का भी इन्हीं की एक रचना है। ठीक है, रचनाएं पूछी जाती हैं और यहाँ पे आपको एक साथ अलग अलग जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनकी रचनाएं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, कुछ रचनाएं जो थी इसके अंदर शामिल नहीं की गई थी वो मैंने बाहर से उनको डाल दिया है, लेकिन बाकी जो सोर्स है मैक्सिमम वो उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बुक को आधे से छोड़ के फिर आगे कवर करने जाएँ तो लिंक ऐसे में टूट जाता है, इसीलिए यहाँ पर रिविज़न भी हो जाएगा, सारी रचनाएँ आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी और आपका अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को भी देख लेते हो तो ये रचनाएँ आपके माइंड में बैठ जाएंगे, क्योंकि हम जिन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं वो हमारे माइंड में याद हमें ऑटोमेटिक हो जाता है। चलिए अगला है हमारे लिए रमेश पोखरियाल निशंक की प्रमुख रचनाएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, जीवन पथ में किसकी रचना है, रमेश पोखरियाल निशंक की है। तुम भी मेरे साथ चलो, मातृभूमि के लिए समर्पण। तो इनको तो आप एक ही लाइन में याद कर सकते हो कि जीवन पथ में तुम भी मेरे साथ चलो, मातृभूमि के लिए समर्पण करो। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक की हैं। एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है भीड़ साक्षी है। तो भीड़ साक्षी है किसकी रचना है, ये रचना है रमेश पोखरियाल निशंक की। एक और रचना है साक्षी के नाम से ही, हिमालय साक्षी है। तो ये किसकी रचना है, ये महावीर प्रसाद गैरोला की रचना है। ठीक है, और एक और है साक्षी के नाम से ही, समय साक्षी है। तो ये किसकी रचना है, समय साक्षी है, ये हिमांशु जोशी की रचना है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, तीनों प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है। भीड़ साक्षी है निशंक की है, और हिमालय साक्षी है महावीर प्रसाद गैरोला, और समय साक्षी है ये रचना है हिमांशु जोशी की। ठीक है, इसके अलावा रोशनी की एक किरण, खड़े हुए प्रश्न, क्या नहीं हो सकता, ये भी किसकी रचना है, रमेश पोखरियाल निशंक की। ठीक है, अगले हैं हमारे लिए गिरीश तिवारी गिरदा, जिनका उपनाम है गिरदा। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो कविता के आखर, या कहीं पर इसको हमारी कविता के आखर भी लिखा गया है। तो ये किसकी रचना है, गिरीश तिवारी जी की ये रचना है। नगाड़े खामोश है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ये भी किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। इसके अलावा इन्होंने एक कुमाऊनी होली गीत लिखा है, रंग डारी दियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुमाऊनी होली गीत रंग डारी दियो किसकी रचना है, यह भी गिरीश तिवारी गिरदा की रचना है। इसके अलावा शिखरों के स्वर और धनुष यज्ञ, यह भी इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, अगले हैं हमारे लिए मंगलेश डबराल। अगर हम मंगलेश डबराल की बात करें तो इनकी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती हैं। ठीक है, इनका जन्म टिहरी के अंदर हुआ था 1948 में। तो जो इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको हर बार रिपीट करते हुए चलना है कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, काव्य संग्रहों की अगर हम इनके बात करें तो 5 काव्य इनके संग्रह हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, घर का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह है, पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, और नए युग में शत्रु। तो ये जो 5 इनके काव्य संग्रह हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मेरे को लगता है वो है एक पहाड़ पर लालटेन, और बाकी की ये अन्य 2 हम जो देखते हैं, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2000 के अंदर। तो मंगलेश डबराल को पहले जो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कब दिया गया, 2000 में इनको दिया गया था, और ये इनके 5 कविता या काव्य संग्रह हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके 2 गद्य संग्रह भी हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए, लेखक की रोटी किसकी रचना है, यह मंगलेश डबराल की रचना है। ठीक है, कवि का अकेलापन, यह भी किसकी रचना है, यह भी मंगलेश डबराल का है। इसके अलावा इनका एक यात्रा वृत्त भी है या यात्रा वृतांत भी है, एक बार आयोबा, ये किसका यात्रा वृतांत है, यह मंगलेश डबराल का यात्रा वृतांत है। इसके अलावा
अलावा अगर हम मंगलेश डबराल की बात करें तो इन्होंने कुछ पत्रों का संपादन भी किया था, जिसमें हिंदी पेट्रोइट करके एक पत्र है, प्रतिपक्ष है, आसपास है और पूर्वाग्रह, अमृत प्रभात और जनसत्ता, इन सभी पत्रों के लिए इन्होंने संपादक का कार्य किया था। ठीक है। अगला है हिमांशु जोशी की प्रमुख रचना। अभी हमने ऊपर हिमांशु जोशी की बात करी, तो इनके बारे में भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। इनका जन्म देखिए, ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये चंपावत से रहने वाले हैं, चंपावत से संबंधित हैं। 1935 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं समय साक्षी है, ऊपर देख चुके हैं। ठीक है। निशंक की कौन सी है? निशंक की है भीड़ साक्षी है। इन तीनों में कन्फ्यूजन होता है, तीनों को रिपीट करते रहिएगा। ठीक है। और हिमालय साक्षी किसकी है? महावीर प्रसाद गैरोला। इसके अलावा एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है तुम्हारे लिए, किसकी रचना है? यह भी हिमांशु जोशी की रचना है। छाया मत छूना, नील नदी का वृक्ष इन्हीं की रचना है। तीन तारे, चीड़ का वन इन्हीं की रचना है। और अग्नि संभव और कगार की आग, यह भी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है हरिदत्त भट्ट शैलेश की प्रमुख रचनाएं। देखिए, हरिदत्त भट्ट शैलेश, इनके ही नाम पर एक दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। कब मनाया जाता है कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, और वो कौन सा दिन है? सितंबर में मनाया जाता है? कमेंट करके आंसर जरूर करिएगा। ठीक है। उत्तराखंड के जो प्रमुख दिन और दिवस हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, सितंबर में आता है। चलें, अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की। तो शिखर और शिखर किसकी रचना है? हरिदत्त भट्ट शैलेश की। ठीक है। आगे और आगे, ये भी इन्हीं की है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य, किसकी रचना है? तो ये रचना है हरिदत्त भट्ट शैलेश की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अगर आपको सीधा प्रश्न बनेगा गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य किसकी रचना है, तो हरिदत्त भट्ट शैलेश की ये रचना है। इसके अलावा संस्कृत सोपानम और हिमालय की रोमांचकारी झलकियाँ, यह भी किसकी रचना है? यह भी हमारे जो ये हरिदत्त भट्ट शैलेश है, इन्हीं की रचना है। ठीक है। चलें, अगले हैं हमारे विद्यासागर नौटियाल। देखिए, विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। पहाड़ का प्रेमचंद किसको कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनको यहाँ पर देखते हैं। सूरज सबका है, किसकी रचना है? विद्यासागर नौटियाल की है। भीम अकेला, इन्हीं की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिहरी की कहानियाँ, किसकी रचना है? यह भी विद्यासागर नौटियाल की रचना है। ठीक है। बागी टिहरी और यमुना के बागी बेटे, दोनों इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है? यह भी विद्यासागर नौटियाल की है। और इन्हें ही पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक है, यह गढ़वाल का प्रेमचंद। इसके अलावा इनकी रचना है उत्तर बयां है, मोहन गाता जाएगा, जो कि इनकी आत्मकथा है। तो प्रश्न बन सकता है विद्यासागर नौटियाल की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मोहन गाता जाएगा। इसके अलावा उलझे रिश्ते भी किसकी रचना है? यह भी इन्हीं की रचना है। ठीक है। अगले हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं बहुत बार पूछी जा चुकी हैं उत्तराखंड के अंदर, यूके SSC बहुत ज़्यादा पूछता है इनसे। ठीक है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं में आती है बुनियाद। बुनियाद किसने लिखा है? बुनियाद जो नाटक भी आता था, तो इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी ने। इसके अलावा इनके 2 कुमाऊनी उपन्यास हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, कयाप और कसब। ये प्रश्न आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि कयाप किसकी रचना है या कसब किसकी रचना है। दूसरा, मनोहर श्याम जोशी के कुमाऊनी उपन्यासों के नाम क्या हैं? तो वो है कयाप और कसब, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। इसके अलावा इनकी और रचना है ज़मीन आसमान, हमराही, बातों बातों में हम लोग, ये पेपर में पूछा जा चुका है। और कुरु कुरु स्वाहा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मनोहर श्याम जोशी की हैं। इसके अलावा इनकी कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। ठीक है। हे राम हो गया और अप्पू राजा भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा पापा कहते हैं, यह भी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। ठीक है। तो और एक और आता था इनका नाटक कक्का जी कहिन करके, तो वो भी इन्हीं की रचना है। तो इनकी सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। ठीक है। अगला है हमारे लिए डॉक्टर रणबीर सिंह चौहान की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रणबीर सिंह चौहान की इंपॉर्टेंट रचनाएं हमारे लिए, इनमें से अगर हम बात करें तो ये 3 रचनाएं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है। किसकी रचना है? ये रणबीर सिंह चौहान की है। कौन कौन सी है? तीलू रौतेली किसकी रचना है? रणबीर सिंह चौहान की है। गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास किसने लिखा है? तो यह भी रणबीर सिंह चौहान ने लिखा है। पर सीधा प्रश्न बन सकता है आपको, गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास, और साइड में कॉमा लगा देकर बोलेगा यह किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है। उत्तराखंड के वीर भड़ किसने लिखा है? यह भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है। इसके अलावा चौरांश धुयाल किसकी रचना है? यह भी रणबीर सिंह चौहान की रचना है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हो, लेकिन ये तीनों आपको याद होनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश का भाग 19, जिसके अंदर हमने कुछ प्रमुख लेखकों की जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं उन सभी को एक जगह पर देखा और कोशिश करी कि यहाँ पे आपका जो अच्छा रिवीजन है वो भी हो सके और कुछ नई रचनाएं भी आपको यहाँ पर पता चल सके। जब हम केवल रचनाओं के पढ़ते हैं और एक दो बार उनको देख लेते तो हमको वो याद हो जाता है। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, कुछ और लेखक बचे हैं, उसके बाद उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि कन्फ्यूजिंग किताबें हैं, जैसे हिमालयन ट्रैवल कन्फ्यूजिंग किताबें किसकी किताब है, हिमालय की यात्रा, हिमालय का इतिहास, हिमालय परिचय, इस तरीके के जो किताबें हैं कन्फ्यूजिंग, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, अगले पार्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें उसमें और उसको भी शेयर करें, ठीक है। वहीं से आपको PDF मिलेंगी, जो ज़्यादा शेयर करेगा उनको जल्दी PDF मिलेगी, ठीक है। तो पेज को ज़रूर शेयर करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।